हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज आपके सामने दृष्टि की करंट अफेयर्स की जो यूपी स्पेशल चल रही है, हमारे यहाँ यूपी स्पेशल की करंट अफेयर्स जो चल रही है, उसी की यह श्रृंखला है। हमने नवंबर और दिसंबर की मैगजीन डाली थी अपने चैनल पे, तो बहुत सारे साथियों का ये कहना था कि सर प्रीवियस मंथ की भी करवा दीजिए। तो हमने काफ़ी मेहनत किया है आपके लिए और प्रीवियस मंथ की मैगजीन ढूंढने का प्रयास किया। इसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश विशेष की सारी चीजें दी हुई हैं। उसके साथ साथ इस पेपर का, इस मैगजीन का रेलेवेंट जो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बदलाव किया है मेंस के एग्जाम में, आप देखेंगे मेंस में आपका एक 5 और 6 पेपर ऐड कर दिया गया है। यह एक्स्ट्रा है और यह क्या है, यह यूपी स्पेशल है। ठीक है, यूपी से संबंधित चीजें इसमें खासकर पूछी जा रही हैं। यह पेपर उनके लिए बहुत ही जरूरी है जो आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं। आप आरओ आरओ देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पेट देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेट दे रहे हैं तो भी जरूरी है। अगर आप एसएससी का दे रहे हैं कोई पेपर तो भी जरूरी है। और अपर अगर पीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो भी आपके लिए यह जरूरी होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि यह जो मैगजीन है, आप अगर यूपी की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आपके लिए बिल्कुल जैकपॉट है करंट अफेयर्स के लिए। हमने इसे जनवरी से प्रारंभ किया है। सामान्यतः यूपी की परीक्षाओं में जो आपका जो है आरओ या एसएससी लेवल का होता है, उसमें 6 से 12 महीनों का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। हम ये चाह रहे हैं कि आपकी परीक्षा 11 फरवरी को होने वाली है और आपके पास लगभग 12 से 14 महीनों का करंट अफेयर्स पूरी तरह तैयार रहे। हमारे चैनल पे क्रॉनिकल की भी मैगजीन पड़ रही है, घटना चक्र की और भी मैगजीन तमाम तरह की आ रही हैं। मतलब अगर करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको बाकी किसी भी मैगजीन की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के और चैनल पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा करंट अफेयर्स के प्रश्न कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। एक मैगजीन आप खरीद रहे हैं, एक पत्रिका आप खरीद रहे हैं, उसके आप पे कर रहे हैं जो भी 70 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए पे कर रहे हैं। उसके अलावा उसको महीने भर आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। हम यहाँ आपको 2 से 4 घंटे में उसको कवर करा दे रहे हैं। अगर आप उसको खाना बनाते समय सुन रहे हैं, आप राह चलते सुन ले रहे हैं, टहलते सुन ले रहे हैं, सोने जा रहे हैं तो भी लगा के रख दिए सुन रहे हैं, तो आपके लिए वह आसान हो जाता है तैयार करना। और ये एफर्ट हम आपके लिए कर रहे हैं। तो आशा करता हूं आप सबको पसंद आएगा। हमारी इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप। क्यों? क्योंकि आपके शेयर पर ही निर्भर करता है कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे या नहीं। सो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को और दूसरों दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि हमें यह मैसेज मिले कि आपको इसकी आवश्यकता है और हमारा प्रयास सफल हो रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह पेज इसलिए मैंने दिखाया कि लास्ट टाइम एक हमारे जो है दर्शक का ही कमेंट था कि सर मैगजीन का फ्रंट पेज जरूर दिखा दिया करिए, जिससे कि लोगों को भरोसा भी नहीं कभी कभी होता कि वही मैगजीन है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया, दृष्टि का ये है। और इस पिक से बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। यह इलाहाबाद के जो है लाल किला, जो अकबर का किला है इलाहाबाद का, सॉरी अकबर का किला है इलाहाबाद का, तो वहां का यह सीन दिखाया गया है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे यह शीर्षक दिए गए हैं, किस किस शीर्षक से आपके करंट अफेयर्स बनने वाले हैं। तो चलिए पहला हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में देश के पहले रोपवे, इसको हम हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। वाराणसी में देश के पहले रोपवे ट्रांसपोर्ट के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूर। 1 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बनारस मंडलायुक्त कौशल शर्मा ने बताया कि बनारस में दुनिया भर से आने वाले सैलानियों को अब भीड़ भाड़ वाले इलाके कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक सफर के लिए रोपवे की सुविधा मिलने वाली है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जैसे अभी तक क्या होता था, अगर आप लोग कभी वाराणसी गए होंगे तो देखे होंगे, सामान्यतया वहां क्या देखा जाएगा कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। उससे यहां पर मुक्ति मिलने वाली है। प्रमुख बिंदु इसके क्या क्या हैं? मंडलायुक्त कौशल शर्मा ने बताया कि राज्य में वाराणसी कैंट से गोदौलिया के बीच सड़क किनारे से गुजर रही जन सुविधाओं की लाइन को शिफ्ट करने के लिए बजट की पहली किस्त जनवरी के सप्ताह को जारी की जाएगी। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, यह जो करंट अफेयर है, यह इतने अच्छे तरीके से तैयार की गई है, इस बुक को इतने शानदार तरीके से तैयार किया गया है। आपको पता ही होगा कि दृष्टि आईएएस की संस्थान में लगभग 2000 कर्मचारी काम करते हैं और इन कर्मचारियों के अनुभव के आधार पर इस मैगजीन को तैयार की गई है। तो न केवल आपकी किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बल्कि मेंस के लिए भी यह मैगजीन बहुत कारगर साबित होने वाली है।
15 जनवरी के बाद जन सुविधाओं की लाइन को शिफ्ट करने के लिए तैयारी की जा रही है। रूट के लिए चिन्हित जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जनवरी में शुरू हो जाएगी। प्रशासन की ओर से जमीन अधिग्रहण के लिए 173 करोड़ रुपए और जन सुविधाओं की लाइन को शिफ्ट करने के लिए 28 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव की मंजूरी देते हुए पहली किस्त जारी करने की पहल कर दी गई है। बजट जारी होने के बाद कैंट से गोदौलिया के बीच सड़क से गुजर रही पानी, बिजली सहित अन्य लाइन को शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार GPR सर्वे, जलकल, स्मार्ट सिटी, गेल, जल निगम, BSNL, बिजली विभाग के निर्माण को चिन्हित किया गया। इसके अलावा कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौराहे तक 75 किलोमीटर लंबे रोपवे निर्माण के लिए 1.59 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें निजी 0.96 हेक्टेयर, सरकारी 0.63 हेक्टेयर है। सर्किट रेट से तय मुआवजा के आधार पर निजी जमीन पर 72 करोड़ रुपए, सरकारी जमीन पर 101 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंडलायुक्त ने और बताया कि कैंट भारत माता मंदिर, बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, रथ यात्रा, गिरजाघर, गोदौलिया चौराहे पर स्टेशन और 30 टावर बनाए जाने हैं। उन्होंने बताया कि रोपवे परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में मार्च में रोपवे का काम शुरू हो जाएगा। अब अगला है, कर्नाटक की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में होगा खेती का सर्वे, यानी कि इससे पहले कर्नाटक राज्य में किया जा रहा है। चर्चा में क्यों है? उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली कि जो यूपी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कौन है? सूर्य प्रताप शाही। प्रदेश में अब कर्नाटक की तर्ज पर खेती का सर्वे किया जाएगा। अनुमान के आधार पर रबी, खरीफ, जायद खेती के क्षेत्रफल, उत्पादन, प्राकृतिक आपदा पर हुए नुकसान संबंधी आंकड़े जुटाए जाते थे। प्रमुख बिंदु इसमें क्या क्या है? सूर्य प्रताप शाही जी ने बताया कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो एक साल बाद साफ साफ पता चल सकेगा कि किस जिले के किस किसान के पास कितनी खेती है, मतलब किस जिले के किस किसान के पास कितनी खेती है, रबी, खरीफ, जायद में उसने कितने रकबे में क्या बोया और कितना बोया, कितना उत्पादन हुआ, इन सब के सटीक आंकड़े मिलेंगे और इनका डिजिटलीकरण भी किया जाएगा। अभी तक कृषि राजस्व विभाग द्वारा जिला स्तर पर अनुमान पर आधारित प्रदेश की खेतीबाड़ी के आंकड़े जुटाए जाते थे। अनुमान गलत भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। उन्होंने बताया प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सैटेलाइट मैपिंग की तैयारी की जा रही है। सैटेलाइट से जिलेवार, ब्लॉकवार हर गांव में किसानों के खेतों के आकार, प्रकार, फसलों की बुआई, उत्पादन आदि की सटीक जानकारी मिल सकेगी। उसी के अनुरूप किसानों को आवश्यक खाद्य, रसायन आदि उपलब्ध करवाया जाएगा। फसलों के चयन के बारे में एडवाइजरी जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक तो प्रदेश में खेती-बाड़ी का सारा ब्यौरा अनुमान के आकलन पर संकलित होता है। इससे पूरी तरह साफ यह पता नहीं चल पाता कि किस किसान ने कितने क्षेत्रफल पर कौन सी फसल बोई है। और जब यह नहीं पता चलता, एक आंकड़ा नहीं होता उनके पास, तो क्या होता है? अतिवृष्टि, बाढ़, पाला, अग्निकांड जैसी आपदा समय भी सही जानकारी जुटाने में काफी दिक्कत आती है। मतलब ऐसी परिस्थिति में किसानों को मुआवजा देना पड़ता है और उस मुआवजे की राशि इस बात पे निर्भर करती है कि उस किसान ने कितनी खेती की है, क्या कैसे, तो उसके अनुसार मुआवजा देना पड़ता है। और जब आंकड़ा ही नहीं है तो कैसे दिया जाएगा? पिछले दिनों कर्नाटक ने कृषि राजस्व विभाग के अफसर ने राज्य में लागू सैटेलाइट सर्वे मॉडल का प्रस्तुतिकरण उत्तर प्रदेश में आकर किया। कृषि मंत्री सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को यह मॉडल पसंद आया और इसे स्वीकृति दे दी गई। शहरी क्षेत्रों में 3000 वर्ग मीटर भूमि पर ही खोल सकेंगे निजी स्कूल। 2 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया, राज्य बोर्ड ने शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालय खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर जमीन होना जरूरी कर दिया, जो कि पहले 650 वर्ग मीटर था। प्रमुख बिंदु इसके क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कौन है? दीपक कुमार जी हैं। इस समय निजी स्कूल को, इस समय की बात मतलब इस समय दिसंबर जो है 2023 को दीपक कुमार जी हैं। स्कूलों को मान्यता देने के लिए प्रस्तावित नए मानकों व शर्तों को शासन ने मंजूरी दी है। यह मंजूरी बोर्ड द्वारा नए नियमों के लेकर आए सुझावों, आपत्तियों का औचित्य न होने की बात कहते हुए खारिज करने के बाद दी है। शर्तों के तहत जो नई है, अब क्या कहा जा रहा है? शहरी क्षेत्रों में विद्यालय खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर जमीन होना चाहिए। पहले क्या होता था? टीन टट्टर के अगर 4 कमरे भी बना लिए तो प्राइमरी स्कूल चलाने लगते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब 3000 वर्ग मीटर जरूरी है। पहले क्या था? 650 वर्ग मीटर ही। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में
6000 वर्ग मीटर जमीन की अनिवार्यता होगी, जो पहले कितना था, 2000 वर्ग मीटर था। धरोहर राशि में भी कई गुना बढ़ोतरी की गई है, यानी जो एक निश्चित राशि रखी जानी है। साथ ही स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, विभिन्न संसाधन होना भी जरूरी किया गया है। दीपक कुमार के जारी आदेश के अनुसार यह बदलाव यानी न्यूनतम मानक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए निर्धारित हो रहे हैं। इसलिए वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता देने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनियमों में संशोधन के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। शासन ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सभापति सचिव को निर्देश दिए हैं कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 सब क्लॉज 2 में व्यवस्था के अनुसार मानकों शर्तों की अधिसूचना गजट में प्रकाशित की जाए। हाई स्कूल की नवीन मान्यता के लिए प्रमुख अनिवार्य शर्तें क्या है? शर्तें समिति ट्रस्ट कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी नॉन फॉर प्रॉफिट पर का पंजीकृत व यथास्थिति नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा। प्राभूत यानी कि जो जमानत होगी कोष के रूप में, जमानत कोष के रूप में 5 लाख रुपए केवल विद्यालय के नाम जमा व निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बंधक होंगे। पहले प्राभूत कोष यानी कि जमानत राशि के लिए 15,000 राशि रहती थी, यानी कि 15,000 है तो आप उसे जमानत के तौर पर रख सकते हैं। सुरक्षित कोष के रूप में 1.5 लाख रुपए जमा होंगे, जबकि पहले क्या था, मात्र 3,000 रुपए सुरक्षित कोष के रूप में जमा करने पड़ते थे। ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टर, बड़ी स्क्रीन की एलईडी टीवी की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर कक्ष में 25 कंप्यूटर की व्यवस्था करनी होगी। शहरी क्षेत्र की कुल 3,000 वर्ग मीटर विद्यालय भूमि में 1,000 वर्ग मीटर, ग्रामीण क्षेत्र की 6,000 वर्ग मीटर भूमि में 2,000 वर्ग मीटर भूमि क्रीड़ा स्थल होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए। प्ले ग्राउंड की भी अनिवार्यता कर दी गई, वो भी एक सीमा दे के। क्रीड़ा में एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, लाल टेनिस, ओपन जिम्नेजियम, अन्य आउटडोर गेम्स के साथ इंडोर गेम्स, शारीरिक सौष्ठव की पर्याप्त व्यवस्था, यानी कि उनके एक्सरसाइज के लिए, उनके गेमिंग के लिए इंडोर आउटडोर पर्याप्त स्थान होना चाहिए। पहले ऐसी मान्यता की शर्त नहीं थी। छात्र संख्या के अनुरूप 1 वर्ग मीटर की दर में प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए कुर्सी, मेज, डेस्क, बेंच की व्यवस्था करनी होगी। कैसे? 1 वर्ग मीटर की दर से। यह भी एक पैमाना निश्चित दिया गया। पहले क्या होता था, एक डेस्क लगा दिए, उसी पे 4-5 बच्चे को बैठा दिए एक साथ। साथ ही प्रयोगशाला की भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। पहले की शर्त में जूनियर कक्षाओं के साथ 200 सेट सज्जा होना अनिवार्य था। स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि की पर्याप्त व्यवस्था छात्र छात्राओं दिव्यांगजनों की सुविधा के अनुसार करने की विस्तृत शर्तें होंगी। पहले सिर्फ समुचित व्यवस्था की शर्तें थी। पुस्तकालय में बृहद पाठ्य सामग्री रखनी होगी। शिक्षण सामग्री की विस्तृत व्यवस्था करनी होगी। संस्था में शिक्षकों कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक मशीन, बायस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरा, डीवीडीआर, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आदि की व्यवस्था भी होना जरूरी है। विद्यालय भवन सुरक्षा मानकों पर निर्मित हो, वहां विद्युत, सौर ऊर्जा के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल मल निकासी की व्यवस्था आदि करनी होगी। नए विद्यालय की मान्यता के लिए हाई स्कूल की अनिवार्य शर्त पूरी करने के बाद इंटरमीडिएट के संचालन के लिए कुछ अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी। इसके तहत 2 लाख रुपए प्राभूत कोष जमानत राशि और सुरक्षित कोष सिक्योरिटी के लिए 1 लाख रुपए अतिरिक्त जमा करने होंगे। अब अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में अब ऐप से लगेगी मनरेगा श्रमिकों की 100% हाजिरी। 2 जनवरी 2023 में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि अब राज्य में अब मनरेगा के कामों में पारदर्शिता के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप से 100% हाजिरी लगाने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें क्या बताया गया? मौर्य जी के द्वारा बताया गया, निर्देश क्रम में मनरेगा के कामों में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल मोबाइलिंग मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के माध्यम से 100% हाजिरी लगाने की व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग कर रहा है। इसी साल मनरेगा श्रमिकों की 100% हाजिरी इस ऐप के माध्यम से लगने लगेगी। इसके लिए ग्राम्य विकास आयुक्त GS प्रियदर्शी ने सभी जिलाधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक को दिशा निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइन हवाला देते हुए लिखा है कि श्रमिकों की उपस्थिति को ऐप के माध्यम से लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसकी समीक्षा प्रत्येक सप्ताह विकास खंड स्तर पर की जानी चाहिए।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे प्रदेश में 7 सितंबर 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान करके ग्रामीण परिवारों के काम करने के अधिकार की कानूनी गारंटी प्रदान करना, उनकी आजीविका को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है। अगली खबर है, मुख्यमंत्री ने यूपी पीसीएस की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। यह क्या है, देखते हैं इसके बारे में। आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में यूपी पीसीएस की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। नई वेबसाइट युवाओं के लिए उपयोगी होगी, साथ ही शासन और आयोग में भी बेहतर समन्वय होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बार बार विवरण नहीं देना होगा। आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे आप ओटीआर कहते हैं, तो अभी आरओ को जब आपने परीक्षा भरा होगा, कई लोगों ने ओटीआर भरा होगा। ओटीआर में बड़ी दिक्कत आ रही थी। ओटीआर के चक्कर में 3-3 4-4 दिन, कभी कभी आखिरी डेट भी निकल चुकी थी, बाद में फिर डेट बढ़ाई गई, जिसके अंतर्गत ओटीआर में दर्ज डिटेल्स डिजिटल रूप में कभी भी कहीं से भी उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा सरकारी नौकरी के अलग अलग नोटिफिकेशंस के तहत आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होगा। ओटीआर में दर्ज जानकारी भर्ती संस्थानों से डिजिटली सत्यापित होंगी, जिससे अभ्यर्थी को सहूलियत होगी, यानी कि उन्हें आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नियुक्तियां समय पर हों, ई अधिचाचन की व्यवस्था लागू की जाए। इसके जरिए शासन और आयोग में पहले से बेहतर समन्वय स्थापित, मतलब पहले क्या होता था, आयोग क्या करते थे, विभिन्न विभाग आयोग के पास अधियाचन भेजते थे कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी है, इतनी है। अब क्या होगा, ऑनलाइन सबका कनेक्शन जुड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपके पास कितना है ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए, उसमें कोई ऑफलाइन का लफड़ा ही नहीं है। आपके पास कितना है तुरंत पहुंच जाएगा आयोग के पास। राज्य सरकार शिक्षकों के समयबद्ध चयन के लिए बेहद गंभीर है। इसके लिए राज्य में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जल्द गठन किया जाएगा। बताया कि प्रदेश एक ही आयोग के जरिए बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी कॉलेजों में शिक्षकों का चयन किया जाएगा। एकीकृत आयोग के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बाद अब नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा आयोजित कराएगा। गौशालाओं के लिए बनाया जाएगा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। 4 जनवरी को योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में वृहद गौ आश्रय स्थल के संबंधित प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया और बताया गौशाला चलाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाएगा। आदित्यनाथ जी ने कहा कि गौशालाओं का निर्माण पीपीपी मोड पे किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। साथ ही उन्हें नेचुरल फार्मिंग, गोबर पेंट, सीएनजी, सीबीजी से भी जोड़ा जाएगा। इससे क्या होगा कि आर्थिक रूप से ज्यादा जो है यह इनकी उपयोगिता बढ़ेगी। गौशालाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी, गायों के रखरखाव, पालन पर आने वाला खर्च खुद ही उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री समक्ष प्रदेश में 2 से 3 हजार गोवंश धारण की क्षमता वाले आश्रय स्थलों के निर्माण को प्रस्तुतिकरण दिया गया। गौशाला संचालन के लिए इच्छुक एनजीओ के साथ एमओयू करें, उन्हें आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराएं। बता दें कि आदित्यनाथ जी ने बताया कि राज्य सरकार पशु संवर्धन संरक्षण के लिए भेदभाव के साथ सेवा भाव के साथ सतत प्रयासरत है। गोवंश सहित सभी पशुपालन के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही। पात्र लोगों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही निराश्रित गौ आश्रय स्थल सहभागिता योजना, कुपोषित परिवारों के लिए एक गाय की योजना गौ संरक्षण में काफी प्रभावी है। पूरे प्रदेश में इन तीनों योजनाओं को अभियान चलाकर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सहभागिता योजना के तहत निराश्रित गोवंश को पालने वाले किसानों को प्रति गोवंश 900 रुपए मासिक दिए जा रहे हैं। भू सत्यापन के बाद किसानों को उनका भुगतान किया जाएगा। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और बेसहारा मवेशियों के लिए नियंत्रण के लिए नस्ल सुधार योजना तेजी से लाई जानी चाहिए। इस योजना के तहत पशुपालक सरकारी पशु अस्पतालों में कृत्रिम गर्भाधान करवाकर मवेशियों की नस्ल को सुधार सकते हैं। इससे दुग्ध का उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही मवेशियों की नई नस्ल भी तैयार हो जाएगी। बनारस देगा देश को कचरे से कोयला बनाने का प्लांट। बनारस देगा देश को कचरे से कोयला बनाने का प्लांट। उत्तर प्रदेश में बनारस नगर निगम के अधिशासी अभियंता अजय राम ने बताया कि धर्म संस्कृति के लिए विख्यात बनारस अब देश को कचरे से कोयला बनाने का प्लांट भी देगा। कचरे से कोयला बनाने का प्लांट बनारस के रमना में निर्माणाधीन है। अभियंता अजय राम ने बताया कि बनारस में रमना में प्लांट शुरू होने पर प्रतिदिन 600 टन कचरे से 200 टन कोयले का उत्पादन हो सकेगा। कचरे से कोयला बनाने वाला यह देश का पहला प्लांट होगा।
यह मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह देश का पहला ऐसा प्लांट होने जा रहा है जिसका निर्माण एनटीपीसी द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा कराया जा रहा है। प्लांट कचरे से कोयला बनाया जाएगा। इसका सफल परीक्षण अक्टूबर 2022 में हो चुका। एनटीपीसी तय मानकों पर प्लांट की एक इकाई का तकनीकी परीक्षण कर रहा है। जून माह के अंत तक प्लांट की पहली इकाई शुरू की जाएगी। उत्पादन के बाद कोयले को आसपास जिलों में संबंधित कंपनियों को बेचा जाएगा। वाराणसी में आम दिनों में प्रतिदिन 600 टन और खास मौकों पर 800 टन तक कचरा निकलता है। बड़ी ट्रकों से इसे शहर के बाहर कूड़ा निस्तारण प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। बताया कि 3 साल के ट्रायल पर यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो अन्य प्रदेशों में भी प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट निर्माण आगामी 25 साल को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। प्लांट की क्षमता 800 टन से अधिक कचरा प्रसंस्करण की होगी। प्लांट को दिसंबर 2023 तक शुरू करने का लक्ष्य है। मऊ की दाक्षायणी पांडे ने कार सुरक्षा मॉडल का धमाल। यह क्या है देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में गरीब किसान की बेटी दाक्षायणी पांडे का चयन उनके कार सुरक्षा मॉडल के आधार पर अमेरिका में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ हुआ है। इस समय वह 12वीं की पढ़ाई कर रही हैं। दम घुटने से कार में एक मासूम की मौत की घटना टेलीविजन पर देखने के बाद व्यथित दाक्षायणी पांडे ने कार सुरक्षा का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसे देख और सुनकर पूरी दुनिया चकित है। इस मॉडल से प्रभावित होकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें बुलावा मिला। दाक्षायणी स्कॉलरशिप पर बायो इंजीनियरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सितंबर 2023 में अमेरिका को रवाना होगी। उन्होंने मिशन प्रोटेक्टर कारों के लिए एक सुरक्षा सेटअप बनाया। यह वाहन में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर बढ़ने के साथ ही सक्रिय हो जाता है और कार की खिड़की को अंदर ताजी हवा की अनुमति देने के लिए रोल करता है। असल में कार अगर चल रही हो और उसके शीशे बंद हो तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जमा हो जाती है। इसकी वजह से कार में बैठे लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन मिशन प्रोटेक्टर की खूबी यह है, जैसे ही कार में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी वह तुरंत अलर्ट कर देगा और अपने आप कार के शीशे नीचे हो जाएंगे। दाक्षायणी ने पहली बार मॉडल अपने आईआईटी दिल्ली में आयोजित इंडिया एट 75 नेशनल आइडियाथॉन 2021 में प्रदर्शित किया। उनका मॉडल प्रथम स्थान पर रहा था। वह अपने इस मिशन प्रोटेक्टर को पेटेंट कराएगी। उत्तर प्रदेश में वेब सीरीज को अब मिलेगी भारी सब्सिडी। जनवरी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मुंबई में बॉलीवुड फिल्मों के निर्देशकों कलाकारों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि यूपी सरकार में प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज पर 50% तक की सब्सिडी और वेब फिल्मों की लागत पर 25% तक की छूट की दिशा में काम करने जा रही। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मुंबई के दौरे के दौरान की बॉलीवुड हस्तियों के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया के तौर पर प्रमोट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वेब सीरीज, वेब फिल्मों के साथ ही स्टूडियो लैब के लिए 25% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराए जाने की दिशा में काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 64वें 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिला है। फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सब्सिडी की बात की है, उससे नए फिल्म के निर्माताओं को मदद मिलेगी। बैठक में अभिनेता सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कहा कि बॉलीवुड बाइकॉट टैग को हटाया जाए ताकि बॉलीवुड की बिगड़ी छवि को सुधारा जा सके। उन्होंने यह संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का भी आग्रह किया है। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रदेश भर में होंगे भव्य आयोजन। हर जिले को मिलेगा 3 लाख का बजट। 6 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने उत्तर प्रदेश दिवस अवसर पर 24 से 26 जनवरी तक लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में भव्य आयोजन किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। प्रमुख बिंदु क्या है इसके? राज्य स्तरीय समारोह लखनऊ के अवश्य शिल्प ग्राम में होगा। उन्होंने इस आयोजन में सभी विभागों सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संस्कृति विभाग की ओर से प्रत्येक जिलों को आयोजन के लिए 3 लाख रुपए का बजट दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग, एमएसएमई और स्वयं सहायता समूहों की ओर से ओडीओपी के स्टॉल लगाकर उत्पादों का विक्रय प्रचार किया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। जिला स्तर पर 3 दिवसीय केंद्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सरकार की विकास योजनाओं उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। खेल विभाग की ओर से खो खो, कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल बॉल, क्रिकेट, टेनिस, दौड़, बाधा दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। भारत में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देगा। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास। 8 जनवरी 2023 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में एमवी गंगा विलास के साथ दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ भारत के लिए रिवर क्रूज पर्यटन की एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।
प्रमुख बिंदु क्या है इसके? भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 3200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगा। एमवी विलास क्रूज दुनिया को सामने देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सुसज्जित किया गया है। विश्व विरासत स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों, बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों, 51 दिनों की क्रूज यात्रा की योजना बनाई गई है। एमवी गंगा विलास की यात्रा कार्यक्रम को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व के स्थानों पर रुकने के साथ भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है। वाराणसी में प्रसिद्ध गंगा आरती से यह बौद्ध धर्म की महान श्रद्धा के साथ सारनाथ में रुकेगा। यह मायोंग को भी कवर करेगा जो अपनी तांत्रिक विद्या के लिए जाना जाता है, और माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में वैष्णव संस्कृति का केंद्र है। यात्री बिहार स्कूल ऑफ योग, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी जाएंगे, जिससे उन्हें आध्यात्मिकता व ज्ञान से समृद्ध भारतीय विरासत से रूबरू होने का मौका मिल सकेगा। यह क्रूज रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध बंगाल डेल्टा की खाड़ी में सुंदरबन की जैव विविधता से भरपूर विश्व धरोहर स्थलों के साथ साथ एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से भी गुजरेगा। एमवी गंगा विलास क्रूज 62 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा, 1.4 मीटर के ड्राफ्ट के साथ चलता है। इसमें 3 डेक हैं, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले बोर्ड पर 8 स्वीट हैं, जिसमें पर्यटकों के लिए एक यादगार और शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए सभी सुविधाएं हैं। जहाज अपने मूल में स्थायी सिद्धांतों का पालन करता है क्योंकि यह प्रदूषण मुक्त प्रणाली, शोर नियंत्रण तकनीक से लैस है। एमवी गंगा विलास की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा का आनंद लेंगे। एमवी गंगा विलास के डिब्रूगढ़ पहुंचने की संभावित तिथि 1 मार्च 2023 है। एमवी गंगा विलास क्रूज अपनी तरह की पहली क्रूज सेवा है। पत्तन पवन परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से इस सेवा की सफलता से उद्यमियों को देश के अन्य हिस्सों में रिवर क्रूज का लाभ उठाने के लिए उत्साहित होने की संभावना है। वैश्विक रिवर क्रूज बाजार के पिछले कुछ वर्षों में 5% की दर से बढ़ा है और 2027 तक क्रूज बाजार के 37% तक पहुंचने की उम्मीद है। विश्व में यूरोप रिवर क्रूज जहाजों के मामले में लगभग 60% भागीदारी के साथ विकास कर रहा। भारत में कोलकाता वाराणसी के बीच 8 नदी क्रूज जहाजों का संचालन होगा, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र पर क्रूज की आवाजाही भी संचालित होगी। देश में कई जगहों पर रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, कायांकिंग आदि जैसे पर्यटक गतिविधियां संचालित हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर 10 यात्री टर्मिनलों का निर्माण किया जा रहा, जो रिवर क्रूज की संभावना को और बढ़ा देगी। वर्तमान में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में 4 नदी क्रूज जहाज काम कर रहे हैं, जबकि यह राष्ट्रीय जलमार्ग 3, वेस्ट कोस्ट कैनाल, राष्ट्रीय जलमार्ग 8, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 87, राष्ट्रीय जलमार्ग 97, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 में सीमित क्षमता में काम कर रहा है, जबकि अंतर्देशीय जलमार्गों में क्षमता निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जा रहा। अर्थव्यवस्था के लिए यह व्यवस्थित फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के साथ नदी क्रूज विशेष रूप से नदियों के दोनों किनारों पर विकसित होने के लिए तैयार है। अगली खबर है, प्रधानमंत्री ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चर्चा में क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां पर वही रिपीट हो गया है इसी चीज को। ये भारत के संदर्भ में है और यहाँ जो है वाराणसी के संदर्भ में दिया गया है, तो सारी इंफॉर्मेशन लगभग वही है। इसमें बहुत कुछ आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, सारा चीज़ वही सेम टू सेम यहाँ दे दिया गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे रोक सकते हैं। जैसे कुछ कुछ चीज़ें खास है इसमें, आर्थिक गतिविधियों को कैसे बढ़ावा मिलेगा, छोटे किसानों, मत्स्य इकाइयों, असंगठित कृषि उत्पादक इकाइयों, बागवानों, फूलों की खेती करने वाले, गंगा नदी के भीतर इलाकों में आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित करने वाले कारीगरों के लिए सरल लॉजिस्टिक समाधान प्रदान करने, सामुदायिक जेटी लोगों की आजीविका में सुधार लाने के महत्व। जेटी का क्या मतलब? छोटी सी नाव होती है जो एक किनारे से दूसरे किनारे या फिर बड़ी जो है मॉडर्न नाव तक छोटी नाव के माध्यम से पहुंचने के लिए किया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पूर्वोत्तर को कैसे इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बीएचयू में देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर, देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर यह बनेगा।
15 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बनारस में बीएचयू ट्रामा सेंटर के प्रभारी प्रोफेसर सौरभ सिंह ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीएचयू ट्रामा सेंटर में देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर को खोलने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसमें क्या होगा कि जैसे किसी की रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर इंजरी आ गई है, समस्या आ गई है, तो उसके लिए यह सेंटर बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसी स्पेशलिटी हर जगह नहीं मौजूद होती। बीएचयू ट्रामा सेंटर में देश का पहला, ध्यान रखिए यह प्रश्न इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे आप ट्रिपल स्टार दे सकते हैं इस खबर को। देश का पहला एडवांस केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर खुलने से ब्रेन, स्पाइन, न्यूरो की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को अब काशी में ही विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी। स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर में ब्रेन, स्पाइनल, न्यूरो, ऑप्थेल्मिक इंजरी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से इलाज की सुविधाएं मिलेंगी। इलाज की ऐसी सुविधा अभी ऑस्ट्रेलिया में है केवल, अब यह बीएचयू में होगा आपके। बीएचयू ट्रामा सेंटर में वाराणसी, आसपास के जिलों के साथ ही बिहार, झारखंड जगहों से सड़क दुर्घटना में घायल गंभीर लोग आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्पाइनल और ब्रेन में गंभीर चोट लगी होती है। इलाज के बाद भी व्यक्ति सामान्य में नहीं लौट पाता। डॉक्टरों ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में एडवांस केयर रिहैबिलिटेशन सेंटर के माध्यम से ऐसे मरीजों का सफल इलाज हो रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया की तरह बीएचयू में देश का पहला ऐसा केंद्र होगा जहां के तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। ट्रामा सेंटर बनने वाले सेंटर में रोबोटिक सर्जरी, स्पीच थेरेपी सर्जरी के माध्यम से मरीजों को नया जीवन देने की तैयारी है। यहां आधुनिक तकनीक वाली मशीनें मंगाई जाएंगी। रोबोटिक सर्जरी की मदद से सड़क दुर्घटनाओं के समय पैर और शरीर के ऐसे भागों में जहां नसें काम करना बंद कर देती हैं, उसे रोबोटिक तकनीक की मदद से सही कराया जाएगा। हेड इंजरी वाले मरीजों को सर्जरी के बाद भी सही से न चल पाने और बोल पाने की समस्या रहती है। नए सेंटर में ऐसे मरीजों के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी की व्यवस्था की जा रही है। इससे मरीजों का इलाज आसान हो जाएगा। रिहैबिलिटेशन सेंटर के कुल 200 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है। 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी भवन भी बनेगा। खास बात यह है कि यहां इलाज के साथ पठन पाठन, शोध, मूल्यांकन की सुविधा होगी। डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ को न्यूरो स्पाइनल इंजरी के इलाज का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सेंटर में सुविधाएं मिलेंगी। पेड यूनिट, कमर्शियल स्तर से चिकित्सा सुविधा का लाभ लोग ले सकेंगे। निजी हॉस्पिटल से कम खर्च आएगा। सब्सिडाइज यूनिट, कम कीमत पर पात्र लोगों को चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। स्ट्रेटेजिक फार्मेसी यूनिट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फार्मेसी यूनिट का संचालन होगा। स्ट्रेटेजिक एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिट, ब्रेन, स्पाइन, न्यूरो की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को अब काशी में ही विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में एससीआर बनाने का काम शुरू हो गया। ठीक है, एससीआर क्या है? उत्तर प्रदेश के आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीतीश रमेश गोकर्ण ने बताया कि राज्य में एनसीआर की तर्ज पे एससीआर बनेगा। जैसे एनसीआर हम बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, वैसे स्टेट कैपिटल रीजन यह बनाने का काम शुरू होगा। इन्होंने बताया कि राज्य राजधानी क्षेत्र की गठन की दिशा में बाराबंकी में सबसे पहले विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। बाराबंकी एससीआर का हिस्सा है। बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी की तर्ज पर एससीआर बनाया जा रहा है। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर, कानपुर देहात जिसके जिले इसके हिस्से होंगे। प्रस्ताव मिलने के बाद मुख्यमंत्री के समक्ष इसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। बाराबंकी जिला राजधानी से सटा हुआ है। इसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से अवैध कॉलोनियां बस रही हैं। बिल्डर यहां औने पौने दाम पर जमीन लेकर आवासीय व्यावसायिक योजनाएं ला रहे हैं। बाराबंकी में अभी तक विकास प्राधिकरण ने न होने की वजह से न तो कॉलोनियों का नक्शा पास कराया जा रहा है, न ही इस पर रोक लग पा रही है। अलीगढ़ को मिला ट्रांसपोर्ट नगर। 17 जनवरी 23 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हैबिटेट सेंटर में आयोजित जनपद स्तरीय इन्वेस्टर समिट में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद सतीश गौतम, विधायक राजकुमार सहयोगी द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर का विधिवत शुभारंभ किया गया। अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम ने बताया कि 28 साल के लंबे इंतजार के बाद अलीगढ़ को ट्रांसपोर्ट नगर मिला है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया, ट्रांसपोर्ट नगर में 18 फरवरी से 17 मार्च के बीच भूखंड आवंटन के लिए पंजीकरण होगा। 1803 भूखंड हैं। भूखंड के लिए 16,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर रखी गई है। इसमें लॉटरी सिस्टम से ट्रांसपोर्टर ही नहीं, सामान्य व्यक्ति भी जमीन ले सकेगा। ट्रांसपोर्ट नगर में 608 भूखंड, 200 वर्ग मीटर
439 भूखंड 72 वर्ग मीटर, 204 भूखंड 162 मीटर, 231 भूखंड 375 वर्ग मीटर के हैं। पहले चरण में ट्रांसपोर्टर्स, ट्रक ऑपरेटर्स, मिस्त्री दुकान, स्पेयर पार्ट्स, गोदाम, ढाबा, रेस्तरां, होटल, गेस्ट हाउस के लिए दिए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट नगर में कार्यालय, फायर, पार्क, सीएनजी पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग पॉइंट्स, सामुदायिक शौचालय की सुविधाएं होंगी। प्रधानमंत्री ने बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 दूसरे चरण का उद्घाटन किया। 18 जनवरी 23 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2023 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इस खेल महाकुंभ के दौरान कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल इत्यादि खेलों, इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेलों के विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त निबंध लेखन, पेंटिंग, रंगोली बनाने जैसी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। गौरतलब है कि खेल महाकुंभ का पहला चरण 10 से 16 सितंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। खेल महाकुंभ का दूसरा चरण 18 से 28 जनवरी 2023 तक निर्धारित है। इस सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा 2021 में किया जा रहा। खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है। जिला बस्ती आसपास क्षेत्रों में युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर और मंच प्रदान करता है, उन्हें खेल के कैरियर विकल्प के रूप में लेने के लिए प्रेरित करता है। यह क्षेत्र युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आत्मविश्वास, उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाने का भी प्रयास करता है। प्रधानमंत्री ने खेल महाकुंभ की व्यापकता को सराहना करते हुए आशा व्यक्त की है कि इस तरह के आयोजनों के माध्यम से खेलों में भारत की पारंपरिक विशेषता को एक नया आयाम मिलेगा। करीब 200 सांसद अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के इस तरह खेल महाकुंभ का आयोजन करा चुके हैं। इस तरह के खेलों से क्या होता है, आपने इसके बारे में देखा। यह मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, खासकर प्रीलिम्स के लिए यह है कि किस जिले में कराया जा रहा है, कौन इसके जो है पुरोधा है, कौन इसको आयोजित कर रहे हैं, किन्होंने प्रारंभ किया और कौन कौन से खेल शामिल होंगे, यह भी कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ लेगा। उत्तराखंड पेयजल निगम तैयार कर रहा वाटर ग्रिड। 19 जनवरी 23 को उत्तराखंड के पेयजल सचिव रितेश झा ने बताया कि उत्तराखंड पेयजल निगम प्रदेश के शहरों में 24 घंटे पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए पावर ग्रिड की तरह वाटर ग्रिड बनाने जा रहा। यह ग्रिड बिल्कुल पावर ग्रिड की तरह ही होगा, जिससे सभी पानी की लाइनें जुड़ी होंगी। पेयजल सचिव नितेश झा ने बताया कि वाटर ग्रिड बनाने के लिए पेयजल निगम इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे फरवरी माह में एशियन डेवलपमेंट बैंक की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि एडीबी से प्रोजेक्ट को फंड मिल सके। प्रदेश में अभी तक किसी मोहल्ले क्षेत्र विशेष में ट्यूबवेल की मोटर फूकने पर कई दिनों तक पानी की किल्लत रहती है। लोग टैंकरों से पानी मंगाते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। कई जगहों पर सदियों में पानी की परेशानी रहती है। इन सभी दिक्कतों के समाधान के लिए पेयजल विभाग वाटर ग्रिड तैयार कर रहा है। ग्रिड सभी शहरों के पेयजल लाइनें आपस में जोड़ी होंगी। जहां भी पानी की किल्लत हुई वहां ग्रिड से पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। पेयजल लाइनों को आपस में जोड़ने का यह काम जरा चुनौतीपूर्ण है। कैसे? जैसे पावर ग्रिड में कई बार किसी क्षेत्र में विशेष में बिजली की समस्या होने पर दूसरी जगह बिजली उपलब्ध करा दी जाती है, वैसे ही वाटर ग्रिड भी काम करेगा। किसी शहर के किसी क्षेत्र विशेष में पानी की कमी होगी तो ग्रिड माध्यम से वहां तत्काल पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। हर मोहल्ले की मुख्य पेयजल लाइनें इस ग्रिड से जुड़ी होंगी। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में वाटर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है। यह ग्रिड पूरे साल पेयजल, औद्योगिक और कृषि उद्देश्यों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाई जा रही। मराठवाड़ा में 8 जिले आते हैं। इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है, इस वजह से हर साल पानी की किल्लत पैदा हो जाती है। गुजरात में भी जलापूर्ति के लिए वाटर ग्रिड बनाने का काम किया जा चुका है। कई इलाकों में किसी कारण विशेष से जलापूर्ति बाधित न हो, इसके लिए वाटर ग्रिड बनाने पर काम किया जा रहा। इससे 24 घंटे पानी की उपलब्धता संभव हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने की मुहिम शुरू। इंपॉर्टेंट खबर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बंगलौर में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक 2023 में बताया कि उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों की फसलों की खेती को बढ़ावा देते हुए आच्छादन बढ़ाने, उत्पादकता में वृद्धि, मूल्य संवर्धन, विपणन की व्यवस्था की जा रही है। राज्य के कृषि मंत्री शाही ने बताया कि मोटे अनाज की फसलों की खेती को बढ़ावा देते हुए आच्छादन बढ़ाने, उत्पादकता में वृद्धि कर मूल्य संवर्धन, विपणन की व्यवस्था के अंतर्गत 55 मोटे अनाज प्रसंस्करण, पैकेजिंग के केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
जिसमें 72,500 किसान प्रति वर्ष लाभान्वित होंगे। जन सामान्य को आहार में मोटे अनाज को शामिल करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। बताएं कि मोटा अनाज भारत का पारंपरिक भोजन है। मोटा अनाज ग्लूटेन मुक्त है। ग्लूटेन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो गेहूं में पाया जाता है, और यह कभी कभी बॉडी पे इस प्रकार से कार्य करता है कि आपकी एंटीबॉडी है वही आपके खिलाफ काम करने लगती है, और इसमें और तमाम प्रकार के जो है जैसे डायबिटीज वगैरह होने का खतरा बना रहता है। उच्च प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा से भरपूर होगा। उत्तर प्रदेश 2020-21 में 83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मोटा अनाज बोया गया था। 9.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में केवल बाजरा बोया गया था। शेष क्षेत्र में ज्वार, कोदो, सांवा, मड़वा, काकुन बोया गया था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश मोटा अनाज के लिए अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। कृषि मंत्री ने बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में मोटे अनाज को लेकर पूरे देश में जागरूकता बढ़ रही है। 2018 में मिलेट्स को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा इसके उत्पादन को बढ़ाने का लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 में खाद्य पोषण सुरक्षा के लिए मिलेट्स को खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत न्यूट्री अनाज उप मिशन के रूप में शामिल किया गया था। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा मोटे अनाज को न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे आप एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाने लगा है और उसके मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार देगी 11 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। उत्तर प्रदेश शासन के अनुसचिव रघुनाथ प्रसाद वर्मा ने बताया कि प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार के यश भारती सम्मान की तर्ज पर अब राज्य सरकार भी देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव के सम्मान से नवाजेगी। प्रमुख बिंदु इसके क्या क्या हैं? उत्तर प्रदेश शासन के अनुसचिव रघुनाथ प्रसाद वर्मा जी के अनुसार इस नई सम्मान योजना के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि को प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। 4 विभूतियों को क्रमशः 11-11 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार यश भारती पुरस्कार को 2 साल पहले ही बंद कर चुकी है। यश भारती सम्मान के तहत 11 लाख रुपए ऐसी हस्तियों को दिए जाते थे जिन्होंने देश विदेश में राज्य का नाम रोशन किया हो। इसकी जगह अब संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान शुरुआत की है। बताया कि आगामी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री इस नई पुरस्कार योजना की शुरुआत करते हुए 4 विभूतियों को सम्मानित करेंगे। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना जारी करने शासनादेशानुसार उत्तर प्रदेश ऐसे ख्यातिलब्ध महानुभावों जिन्होंने विभिन्न विधाओं में कला, संस्कृति, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य, शिक्षा, खेल, जनसेवा, समाज सेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, ग्राम्य विकास आदि में व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके अलावा नए उत्कृष्ट आयामों के माध्यम से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल किया, उन्हें गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नामित व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। विभिन्न विधाओं, कार्यक्षेत्र ऐसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त महानुभावों जिन्होंने अपनी प्रतिभा, दीर्घ साधना के आधार पर श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की हो, जिन्होंने देश विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया हो। राज्य सरकार केंद्र सरकार से पूर्व में किसी अन्य राष्ट्रीय, राज्य पुरस्कार, सम्मान प्राप्त विभूतियों को इस सम्मान योजना की पात्रता परिधि में नहीं रखा है। यानी कि अगर पहले से कोई इस तरह पाए हैं तो वे नहीं शामिल होंगे। योजना के तहत हर साल संस्कृति निदेशक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर डीएम से नामांकन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों, विधाओं से संबंधित नामांकन संबंधित विभागीय सचिव, प्रमुख सचिव के माध्यम से मान्यता प्राप्त संगीत, नृत्य, नाटक, फिल्म, मीडिया, शिक्षण, प्रदर्शन संस्थानों, अन्य स्रोतों से प्राप्त नामांकन भी प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर चयन समिति गठित कर नाम प्रस्तावित कर सकेगा। इस श्रेणियों में चयनित होने वाली विभूतियां देखिए इस तरह से होंगे: शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, गायन और वादन और नृत्य में, ललित कला, नाट्य विधा, फिल्म, ये जो कैटेगरी दी गई है आप देख सकते हैं, चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप, तो ये उत्तर प्रदेश के ही 4 हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया। इस सूची में उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्र विजेता व्यक्ति शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के इन चारों में से 3 कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार बीर अब्दुल हमीद, नायक जदुनाथ सिंह, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत मानद कैप्टन योगेश सिंह यादव को जीवित रहते ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के धर्मपुर गांव में जन्मे वीर अब्दुल 27 दिसंबर 1954 को 21 वर्ष की आयु में ग्रेनेडियर्स इन्फेंट्री रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। पाकिस्तान के साथ लड़ाई में उन्होंने अपनी तोपयुक्त जीप से पाकिस्तान के 3 टैंक ध्वस्त किए थे। प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तानी सेना ने उन पर एक साथ हमला बोल दिया। इसी हमले में वो शहीद हो गए। भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने असाधारण योगदान को देखते हुए 10 सितंबर 1965 को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जन्म सीतापुर जिले के रोधा गांव में 25 जून 1975 को हुआ। वह एनडीए से भारतीय सेना में चुने गए। उन्हें 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की पहली बटालियन में बतौर कमीशन्ड ऑफिसर शामिल किया गया था। 1999 के कारगिल युद्ध में उन्होंने दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त किया था। इसी दौरान सिर में गोली लगने के कारण मात्र 24 वर्ष की आयु में वह शहीद हो गए थे। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उनके साहस नेतृत्व के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहां जिले के कलान तहसील के गांव खजूरी के निवासी जदुनाथ सिंह को 1941 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा के जापान खिलाफ लड़ाई में भारतीय सेना के राजपूत रेजिमेंट में रहते हुए उन्होंने 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया। 6 फरवरी 1948 को जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में जदुनाथ सिंह ने अकेले ही कबायली भेष में आए पाकिस्तानी सेना के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी लड़ाई के बीच उन्हें एक गोली उनके सिर में आकर लगी, जिससे वह वीर गति को प्राप्त हुए थे। नायक जदुनाथ सिंह को भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव 10 मई 1980 को बुलंदशहर के औरंगाबाद गांव में हुआ था। 1966 में 16 साल की आयु में वह 18 ग्रेनेडियर्स में भर्ती हुए। 1999 कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर कब्जा करने में उन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम का प्रदर्शन किया। कैप्टन योगेंद्र यादव ने कई गोलियों लगने के बावजूद घायल हालत में टाइगर हिल को 3 चौकियों पर कब्जा किया, वहां तिरंगा लहराया। इस संघर्षपूर्ण मिशन को पूरा करने के लिए योगेंद्र यादव को मात्र 19 साल की उम्र में भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र सम्मानित किया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को सम्मान प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने रॉस द्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया। नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया। देश के वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान देने के उद्देश्य से इस द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने का निर्णय लिया गया। आपके लिए 4 महत्वपूर्ण हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। कालिंजर दुर्ग में मिली 10वीं शताब्दी की मूर्तियां। 23 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सामाजिक संस्था कालिंजर शोध संस्थान के निदेशक अरविंद छिरौलिया ने बताया, राज्य के बांदा जिले के ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के कोट तीर्थ सरोवर की दीवार से शिवलिंग, गणेश, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी समेत अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मलबे से निकली हैं। अरविंद छिरौलिया ने बताया, कालिंजर दुर्ग में कई छोटे बड़े सरोवर और तालाब हैं। उन्हीं में से एक कोट तीर्थ सरोवर है, जहां मूर्तियां पत्थरों पर बनी कलाकृतियां मिली हैं जो 9वीं-10वीं शताब्दी की हैं। कुछ पत्थरों पर देवी देवताओं की नक्काशी है। इनमें भगवान विष्णु, गणेश, लक्ष्मी जी, पार्वती जी की प्रसन्न मुद्रा वाली मूर्तियां हैं। शिवलिंग को छोड़कर अधिकतर मूर्तियां खंडित हैं। कालिंजर दुर्ग के इतिहास के जानकार समाजसेवी विवेक शुक्ला ने बताया, 1986 में दुर्ग तक जाने के लिए रोड बनाई गई थी। तब भी खुदाई के दौरान इसी तरह की मूर्तियां निकली थी। पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर राजा अमान सिंह के महल में रखवा दिया था। दुर्ग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि तब 282 केएफ नंबर के 305 तक की मूर्तियां और तोप के गोले निकले। उनको पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया। इसके अलावा 1960 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कालिंजर दुर्ग को अपने संरक्षण में लिया था। कालिंजर काफी प्राचीन दुर्ग है, जहां गुप्त काल से लेकर बुंदेलों तक का शासन रहा है। यहां पर पूर्व में ही निर्माण कार्य के दौरान इस तरह की मूर्तियां मिलती रही हैं। विदित है कि तीर्थ सरोवर कालिंजर दुर्ग का सबसे सुंदर पौराणिक स्थल है। पूरा दुर्ग भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। सरोवर की दीवार से मूर्तियां, कलाकृतियां सहेज कर इसका निर्माण दोबारा कराया जा रहा। सरोवर के चारों तरफ की प्राचीन दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां और कलाकृतियां हैं। कालिंजर इतिहास से जुड़े छिरौलिया ने बताया कि भारत पर राज करने वाला 6वां शासक औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना जाता था। 15वीं-16वीं शताब्दी के मध्य उसका शासन रहा। उसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। वह बुत शिकन भी कहा जाता था, अंग्रेजी में बुत शिकन।
वह हिंदू धर्म की सॉरी उर्दू में बोला जाता था, अरबी फारसी में बुत सिकन, वह हिंदू धर्म की मूर्तियों को खंडित करवा देता था। वर्ष 1812 से 1947 के बीच ब्रिटिश शासन समय हिंदू धर्म से जुड़ी स्मृतियों को भी नष्ट करने का काम किया जाता था। कोट तीर्थ सरोवर काफी प्राचीन है, लेकिन इसके चारों तरफ की दीवार अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। तब दीवार के पीछे यह मूर्तियां भी दबा दी गई थी, जिससे कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म जागृत न हो सके। कालिंजा दुर्ग नीलकंठ मंदिर के राजपुरोहित पंडित शंकर प्रताप मिश्रा ने बताया, कोटी तीर्थ सरोवर में सभी तीर्थों का जल मिला है। ऐसे में इस सरोवर के जल से यहीं पर विराजमान भगवान नीलकंठ का जलाभिषेक करने से 1000 गायों का दान का पुण्य मिलता है। खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा पर जलाभिषेक अधिक फलदायी माना जाता है। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश दिवस पर लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित हुए प्रदेश की प्रतिभाएं। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के दौरान उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा खेल की उपलब्धियों के लिए प्रदेश की प्रतिभाओं को लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें मुख्य बिंदु क्या है, देखते हैं। लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, कॉमनवेल्थ पुरस्कार विजेताओं को सम्मान एवं 16 लोगों को विवेकानंद यूथ अवार्ड दिए गए। माटी कला बोर्ड खाद्य ग्रामोद्योग के तहत 6 लोगों को भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के हाथों पुरस्कार दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित होने वाली कुल 12 प्रतिमाओं में लखनऊ के हैंडबॉल खिलाड़ी मोहित यादव, कानपुर नगर की ज्योति शुक्ला, लखनऊ के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास अलवाई शामिल हैं। सुहास अलवाई ये डीएम भी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी, आईएएस अधिकारी हैं, पैरा जो है ये विकलांग हैं। पिछले साल ब्रिटेन के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीतने वाले प्रतिभागी करने वाले 14 खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया गया। कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख, कांस्य पदक विजेताओं को 50 लाख, प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की राशि के चेक दिए गए। व्यक्तिगत श्रेणी में 10 युवाओं, 6 मंगल दल श्रेणी महिला पुरुष को मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया गया। इसमें लखनऊ के अमरेंद्र कुमार, रोहित कुमार कश्यप भी शामिल हैं। सामूहिक श्रेणी के अंतर्गत युवा मंगल दल पुरुष प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के लिए अमेठी के भादर विकास खंड के सोनारी ग्राम पंचायत के युवक मंगल दल अध्यक्ष श्रवण कुमार, अमरोहा के गंगेश्वरी विकास खंड के तरौली ग्राम पंचायत के युवक मंगल दल अध्यक्ष रितेश नागर, भदोही डीग विकास खंड के बिहरोजपुर ग्राम पंचायत के युवक मंगल दल अध्यक्ष जीत नारायण का चयन किया गया। महिला मंगल दल में अमरोहा के धनौरा विकास खंड के नीलाखेड़ी ग्राम पंचायत की महिला मंगल दल अध्यक्ष कोमल, अमेठी के मुसाफिर खाना विकास खंड के शादीपुर ग्राम पंचायत की महिला मंगल दल अध्यक्ष पल्लवी इत्यादि को चयन किया गया है। इसमें ये रानी लक्ष्मीबाई क्रम में दिए, चूंकि संख्या में केवल 3-4 हैं, इसलिए पूछे जा सकते हैं आपसे यूपी विशेष के तौर पे। तो सामान्य वर्ग में ज्योति शुक्ला कानपुर हैंडबॉल, नेहा कश्यप मेरठ वुशु, और वेटरन वर्ग में तरुणा शर्मा मेरठ जूडो, सामान्य वर्ग मनीषा भाटी गौतम बुद्ध नगर वुशु। और लक्ष्मण पुरस्कार में आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला है, गोरखपुर एयरपोर्ट का होगा विस्तार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। एयरपोर्ट हेतु 14 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के साथ 76.66 करोड़ रुपए आवंटित करा दिया गया है। गोरखपुर जिलाधिकारी करुणेश कृष्णा ने बताया कि एयरपोर्ट के विस्तार में पार्किंग वे 2 जगह 10 हो जाएंगी। पार्किंग की जगह 2 की जगह अब 10 हो जाएंगी पार्किंग वे। वहीं वाहनों की पार्किंग भी एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही होने लगेगी। गोरखपुर में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, प्रयागराज के लिए रोजाना 10 उड़ानें उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट का विस्तार होने के बाद चेन्नई, बेंगलुरु, वाराणसी समेत कई अन्य महत्वपूर्ण शहरों के लिए उड़ानें होंगी। गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन परिसर में 14 एकड़ भूमि जो गोरखपुर एयरपोर्ट को सौंपी गई है वह राजस्व दस्तावेज में रक्षा मंत्रालय के नाम पर अंकित है। इसी जमीन के हस्तांतरण के लिए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा था। गोरखपुर एयरपोर्ट के निदेशक अनिल कुमार द्विवेदी ने बताया कि एयरपोर्ट के विस्तार हो जाने से विमानों की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही यात्रियों की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके विस्तार से कई और शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू हो जाएगी। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण जबकि प्रदेश के अन्य 7 विभूतियां पद्मश्री से सम्मानित हुई। इसे संख्या में याद रखना जरूरी नहीं है, केवल इतना जान लीजिए कि किसे किसे दिया गया। तो मुलायम सिंह को दिया गया है यहाँ पे,
और जो है 7 और विभूतियां केवल मुलायम सिंह का याद रखिए, खास हैं उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को नागरिक मामलों में असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। और 7 अन्य जो हैं इनके लिए पूछे जाने की संभावना बिल्कुल नगण्य है, तो उसमें ध्यान नहीं देना है। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार शामिल है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सबसे बड़ा पद्म विभूषण। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा होती है। यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा जैसे विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, उच्च स्तरीय विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिया जाता है क्रमानुसार। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाते हैं, जो आमतौर पर हर साल मार्च अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में होता है। देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने बताया कि महज 8 साल में 47 करोड़ नए बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक विद्युत उपभोक्ता वाला राज्य बन चुका है, इसलिए इसे हम 3 स्टार दे सकते हैं इस प्रश्न को। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। यह तीनों संख्या आपको याद रखनी पड़ेगी, तीनों राज्यों के, कि कौन पहले पे, कौन दूसरे, कौन से तीसरे। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न इस तरह बना दिया जाता है, उसमें दे देगा कि निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन है। उसमें उत्तर प्रदेश नहीं देगा, बल्कि महाराष्ट्र दे देगा, आसाम दे देगा, राजस्थान दे देगा और तमिलनाडु। तो चूंकि दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तो आपको विकल्प में महाराष्ट्र ही लगाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 74 करोड़ है। महाराष्ट्र में करीब 2.40 करोड़, तमिलनाडु में 2.20 करोड़। महाराष्ट्र तमिलनाडु में कुल उपभोक्ताओं की संख्या करीब 3 करोड़ बताई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश से 23 से 25 लाख कम है। कारपोरेशन के चेयरमैन देवराज ने बताया कि बीते 8 सालों में प्रदेश में 8 करोड़ से अधिक परिवार डिबरी और लालटेन युग से बाहर निकले हैं। इस अवधि में प्रदेश में बिजली के नए कनेक्शन का रिकॉर्ड भी बना है। 2014 तक राज्य में कुल करीब 42 करोड़ उपभोक्ता थे। वहीं वर्ष 14 से नवंबर 2022 के बीच में 1.8 करोड़ नए उपभोक्ता घरों में बिजली पहुंची है। साथ ही इन परिवारों में पंखा, कूलर, एसी, अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण भी पहुंच गए। देवराज ने बताया कि राज्य के लोग रहन सहन में सुधार को ऐसे भी समझा जा सकता है। 2014 में बिजली की अधिकतम मांग केवल 12,327 मेगावाट रिकॉर्ड की गई, जो 2022 में 26,589 मेगावाट पहुंची, लगभग दुगुनी से भी ज्यादा। प्रदेश सरकार ने हर घर बिजली कनेक्शन को अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2017 से अब तक 1,47,90,000 नए कनेक्शन दिए जा चुके। इसमें बड़ी भूमिका सौभाग्य योजना के कनेक्शन देने की रही है। योजना में अधिक कनेक्शन देने पर भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत भी किया था। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रिवैम्प्ड योजना के तहत बिजली व्यवस्था को और बेहतर किया जा रहा। बिजली उत्पादन के लेकर वितरण तक कई परियोजनाओं का काम शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में प्रदेश में हर उपभोक्ता के पास निर्बाध बिजली मिलेगी। प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर खुलेंगे अस्पताल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। पीपीपी मॉडल बोला जाता है इसे, 3P की मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर अब 50 बेड, 200 बेड के अस्पताल भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर खोले जा सकेंगे। इसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की नीति जारी की है। अस्पताल में मरीजों को निःशुल्क इलाज मिलेगा। मरीज पर होने वाला खर्च सरकार उठाएगी। इन अस्पतालों में आयुष्मान सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से 16 असेवित जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। अब अस्पताल खोलने के लिए भी नीति को तैयार की गई। इसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच MOU होंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सरकार निजी क्षेत्र के लोगों को अस्पताल के क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित कर रही। सरकार की कोशिश है प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा नए अस्पताल खोलकर मरीजों को सस्ती दर पर इलाज उपलब्ध कराया जाए। पीपीपी मॉडल पर खुलने वाले 50 बेड के अस्पताल के लिए सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत जमीन उपलब्ध कराएगी। इसमें होता है जैसे जितनी लागत लग रही है और जितना प्रॉफिट होता है, अगर इसके बीच गैप होता है तो सरकार इस गैप को फिल करती है। इसी को वायबिलिटी गैप फंडिंग कहा जाता है। कारपोरेट कंपनी अस्पताल बनाएगी, सरकार और कंपनी के बीच उपचार का मूल्य तय हो जाएगा। करीब 30 साल बाद यह अस्पताल
जस का तस सरकार को लौटा दिया जाएगा, यानी कि वो अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे, अपना जो है जो इन्वेस्ट किया वो निकाल लेंगे, उसके बाद सरकार का हॉस्पिटल हो जाएगा। इसमें दूसरा विकल्प कह दिया गया कि निजी क्षेत्र की कंपनी खुद जमीन खरीदेगी, अस्पताल बनवाएगी, उसका रख रखाव सहित अन्य सुविधाएं वही देगी, फिर अस्पताल सरकार को वापस कर देगी। इसके लिए सरकार और कंपनी के बीच एमओयू होगा, उसमें नियम और शर्तें तय की जाएंगी। वहीं 200 बेड का अस्पताल के लिए निजी क्षेत्र की कंपनी जमीन खरीदकर अस्पताल बनवाएगी, उसका रख रखाव करेगी, निर्धारित समय बाद अस्पताल उत्तर प्रदेश सरकार को लौटा देगी। अगला हमें और अंतिम है, अगला और अंतिम यहाँ पे टॉपिक है, हमारा प्रश्न है इस वीडियो का। गोरखपुर के पनियाला को मिला जीआई टैग। मीडिया की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की हाई पावर कमेटी ने जिन 21 कृषि उत्पादों को जीआई टैग की अनुमति दी है, उनमें पनियाला भी शामिल है। जीआई टैग की अनुमति मिलने से गोरखपुर के लच्छीपुर और आसपास के गांवों में पैदा होने वाला पनियाला का स्वाद अब देश दुनिया तक पहुंचेगा। नष्ट होते जा रहे पनियाला के पेड़ संरक्षित किए जाएंगे, पनियाला के बगीचे तैयार होंगे, उसके फल के खट्टे मीठे स्वाद का लोग आनंद उठाएंगे। इसे आप ट्रिपल स्टार दे लीजिएगा, इसलिए कि एक हमारी जीआई टैग पे वीडियो है, लॉन्गडोंग हल्दी है मेघालय के, उसको जीआई टैग मिला है, उस पर हमने जीआई टैग के बारे में डिटेल में बताया है। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, जीआई टैग के बारे में कंप्लीट जानकारी यहां से भी ज्यादा मिलेगी। पनियाला आकार और रंग में जामुन से मिलता जुलता है, इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। उत्तर प्रदेश बायोडायवर्सिटी बोर्ड की एक पत्रिका के मुताबिक स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि यह कहां का पेड़ है, बात संभावना है मूलतः उत्तर प्रदेश में ही पाया जाने वाला फल है। पनियाला की वास्तविक उपज भले ही कहीं हो, लेकिन गोरखपुर महानगर के उत्तरी इलाके में इससे लच्छीपुर से लेकर नकहा रेलवे स्टेशन के बीच कई बगीचे हैं। पहले लच्छीपुर की पहचान की पनियाला थी। लंबे समय तक इस गांव के लोग की आय का जरिया पनियाला और अमरूद के फल थे। पनियाला 60 से 90 रुपए किलो तक बिक जाता है, कभी कभी 100 से 150 रुपए किलो तक भी बिकता है। एक पेड़ से 4000 रुपए की आय हो जाती है। 2011 से 18 के बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग में हुए शोध में सामने बात आई है कि पनियाला गुणों की खान है। इसके पत्ते, छाल, फलों और जड़ों फलों में बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है। पेट से जुड़े रोगों में पनियाला काफी लाभकारी है। दांतों, मसूड़ों में दर्द, इनमें खून आने, कफ, निमोनिया, खराश आदि के इलाज में भी इसका उपयोग होता रहा। इसे संरक्षित कर लंबे समय तक भी रखा जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के शिक्षक प्रोफेसर वीएन पांडे के निर्देशन में उनकी शोध छात्रा निहारिका पांडे द्विवेदी ने भी पनियाला पर अपना शोध कार्य पूरा किया था। वर्ष 2015 में निहारिका का शोध सामने आया, जिसे विशेषज्ञों ने खूब सराहा। पनियाला में सेहत के लिहाज से कई फायदेमंद तत्व भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश विशेष की हमारी करंट अफेयर समाप्त हो रही है। आशा करता हूँ ये सीरीज आप सबको पसंद आई होगी। हमारी मेहनत रंग लाएगी जब आपकी परीक्षा के लिए यह सामग्री काम आएगी। इसी के साथ हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पे, शेयर करते रहिए बराबर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए और सब